नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। बाइडेन की रूस को चेतावनी, कहा तानाशाह को कीमत चुकानी पड़ेगी, उन्होंने बड़ी गलती कर दी है। रूस की अब तक की सबसे खतरनाक चाल, लैंडलॉक कंट्री में तब्दील कर देगा यूक्रेन को। यूक्रेन के कई शहरों पर जारी है रूस के हमले, भारतीय दूतावास के नजदीकी टीवी टावर को बनाया निशाना, खार्किव के सिटी स्क्वायर को किया तबाह। यूक्रेन की ईयू में एंट्री पर लगी मोहर, भावुक होकर बोले जेलेंस्की, हम टूटेंगे नहीं, बातचीत से पहले गोलाबारी रोके रसिया। रूस और यूक्रेन युद्ध के छठे दिन भी जारी है भारत का रेस्क्यू ऑपरेशन, रोमानिया से 218 भारतीयों को लेकर स्वदेश लौट रहे हैं विमान। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को अमेरिकी संसद में स्टेट ऑफ द यूनियन को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर जोरदार हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि पुतिन ने बड़ी गलती कर दी है, उन्होंने बिना किसी उकसावे के यूक्रेन पर हमला किया है। पुतिन को लगता था कि यूक्रेन कमजोर है, उसे आसानी से रौंदा जा सकता है, हालांकि उनका यह अनुमान गलत था। इस दौरान बाइडेन ने एक बार फिर से साफ किया है कि अमेरिका रूस के साथ सीधे युद्ध के लिए अपने सैनिक नहीं भेजेगा और हालांकि यूक्रेन की मदद करता रहेगा। जो बाइडेन ने इस दौरान यूक्रेन को $100 करोड़ की मदद का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने रूस के लिए अमेरिका के एयर स्पेस को भी पूरी तरह से बंद कर दिया है। जो बाइडेन ने कहा है कि यह जंग लोकतंत्र बनाम तानाशाही की है। पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करके बड़ी गलती कर दी है, तानाशाहों को हमेशा कीमत चुकानी पड़ती है। आज रूस की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई है, हमने उन पर कई प्रतिबंध भी लगाए हैं। बाइडेन ने आगे कहा कि हमने इतिहास को देखा है, जब तानाशाह को सजा नहीं दी जाती है तो वे ज्यादा अराजकता फैलाते हैं, इसकी कीमत अन्य देश भी उठाते हैं। आगे जब इस वक्त का इतिहास लिखा जाएगा तो रूस यूक्रेन की जंग का भी जिक्र होगा। इसमें पुतिन की वजह से रूस को कमजोर और अन्य देशों को ताकतवर बताया जाएगा। रूस ने यूक्रेन को घेरने के लिए अब तक की सबसे खतरनाक चाल चली है। यूक्रेन की राजधानी कीव को घेरने के साथ साथ रूस ने उसे लैंडलॉक कंट्री में तब्दील करने का पूरा खाका तैयार कर लिया है। सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा करके रूस यूक्रेन को उस देश में तब्दील कर देगा जिसका समुद्री तटों से कोई भी लेना देना नहीं रहेगा। ऐसा करके रूस यूक्रेन को बर्बादी के आखिरी कगार तक पहुंचाने का पूरा रोड मैप जो है वो तैयार करने की भूमिका बना रहा है। आपको बता दें कि विदेशों में तैनात रहे सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े विशेषज्ञों की मानी जाए तो जिस तरीके से रूस ने भौगोलिक रूप से अपनी स्ट्रेटेजी जो है बनाकर यूक्रेन को घेरने की योजना बनाई है वह बड़ी खतरनाक है। एक वरिष्ठ पूर्व राजनयिक के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कुछ दिनों पहले ही यूक्रेन के पूर्व में लुहांस और डोनेट्स्क को नए जो है देश के तौर पर मान्यता दी थी। दक्षिण में क्रीमिया पर भी रूस के जो है आधिपत्य से उसी की सत्ता थी। इसी के चलते यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में अजाव समुद्र से उसका नाता खत्म हो चुका है। इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखने वाले वरिष्ठ सुरक्षा जो है विशेषज्ञ बताते हैं कि रूस ने मोल्डोवा देश के उत्तरी हिस्से में जो कि यूक्रेन से लगता है वहां पर विद्रोहियों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। इस वजह से दक्षिणी पश्चिमी और पूरा दक्षिणी हिस्सा जो है यूक्रेन का विवादित रहा है। विदेश मामलों के जानकार का कहना है कि जिस तरीके से रूस ने आक्रमण तरीका यूक्रेन में युद्ध का अपनाया है उससे वह यूक्रेन के एक बड़े हिस्से को लैंडलॉक में तब्दील करने जैसा लग रहा है, क्योंकि इस हिस्से को कब्जे में कर लेने से ब्लैक सी पूरी तरीके से यूक्रेन के कब्जे से बाहर हो जाएगा। रूस और यूक्रेन के बीते जो है 7 दिनों से युद्ध जारी है और 24 फरवरी से शुरू हुए इस जंग का आज 7वां दिन है। इन 7 दिनों में यूक्रेन पर रूस ने रुक रुक कर कई मिसाइलें छोड़ी हैं। इन हमलों से यूक्रेन लगभग तबाह हो चुका है, लेकिन फिर भी ना तो रूस और ना ही यूक्रेन झुकने को तैयार है। हालांकि कल बेलारूस में दोनों देशों के बीच जो बातचीत हुई थी, लेकिन इस समस्या का कोई भी समाधान इस बातचीत में नहीं निकल पाया। रूसी सेना फिलहाल यूक्रेन के कई जगहों पर धमाके कर चुकी है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला होते ही देश के कई शहरों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। शहरों में सायरन बजने लगे हैं। वहां रहने वाली जनता खुद को परिवार को बचाने के लिए बंकरों में छुपने पर मजबूर हो गई है। कई लोगों ने धमाकों से खुद को बचाने के लिए रेलवे स्टेशन का जो रुख किया है। यूक्रेन लगभग तबाह हो चुका है। 7 दिनों से हो रहे मिसाइल हमलों में
हजारों लोगों की जान गई तो वहीं कल घायल भी हुए हैं कुछ लोग। और दूसरी तरफ यूक्रेन में पड़ रही ठंड जो है परेशानी को और भी बढ़ा रही है। आपको बता दें कि यूक्रेन में फिलहाल तापमान 0 से 3 डिग्री नीचे है। यूक्रेन में बन रही स्थिति को देखते हुए बड़ी संख्या में लोगों का पलायन हो रहा है। 5 लाख से ज्यादा लोग यूरोपीय संघ के देशों या फिर किसी और देश में शरण ले चुके हैं। इस बीच यूरोपीय संघ ने यूक्रेनियन को 3 साल तक रहने का अधिकार देने की योजना बनाई है। और यूरोपियन संघ युद्ध में बने हालात के बाद वहां से भागे यूक्रेनियाई लोगों को 27 देशों के ब्लॉक में 3 साल तक रहने और काम करने का अधिकार देने की तैयारी कर रहा है। वरिष्ठ यूरोपीय अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि यूरोपीय संघ यूक्रेन से आने वाले लोगों की मदद करता रहेगा। एक तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे के लिए किसी भी हद को पार करने के लिए तैयार हैं, तो दूसरी तरफ जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अपने फौलादी इरादे से लाल सेना को ललकार रहे हैं। मंगलवार को जेलेंस्की ने यूरोपियन यूनियन की संसद में भावुक होकर भाषण दिया। इस दौरान यूक्रेन को हर हाल में बचाने का उनका जुनून देखकर दुनिया हैरान रह गई है। अपने भावुक भाषण में वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि मेरे देश में जो हो रहा है वो थोपी गई एक त्रासदी है, हमें कोई भी तोड़ नहीं सकता है क्योंकि हम यूक्रेनियन हैं। जेलेंस्की कीव से यूक्रेनी भाषा में बोल रहे थे और उनके भाषण का लाइव जो है ट्रांसलेशन हो रहा था। जब उन्होंने बच्चों को बचाने की बात कही तो ट्रांसलेटर का जो है गला रुंधा गया, वो रो पड़ा। इससे कुछ देर बाद भाषण रुका रहा। ऐसा एक बार नहीं 3 बार हुआ। जेलेंस्की ने कहा कि आज यूरोपीय यूनियन को साबित करना होगा कि वो सच के साथ हैं, वो हमारे साथ हैं। जेलेंस्की ने अपने भाषण में पुतिन को युद्ध अपराधी बताया और जेलेंस्की ने भाषण खत्म हुआ तो लोगों ने मुट्ठी बंद करके जो है उनका समर्थन में तालियां भी बजाई। ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों को रेस्क्यू करने के लिए 9वीं उड़ान यूक्रेन में फंसे 218 भारतीयों को रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से लेकर मंगलवार को देर रात नई दिल्ली पहुंची। यह उड़ान यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पूर्वी यूरोपीय देश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के भारत सरकार के अभियान का एक हिस्सा है। रूस के साथ युद्ध के कारण यूक्रेन ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। ऐसे में भारत अपने नागरिकों को सड़क मार्ग से यूक्रेन के पड़ोसी देशों रोमानिया, हंगरी, पोलैंड और जो है स्लोवाकिया लाकर वहां से विमान के जरिए स्वदेश ला रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय अड्डे पर भारतीय नागरिकों का स्वागत किया है। उन्हें भरोसा दिलाया गया है कि भारत सरकार यूक्रेन से हर भारतीय की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार यूक्रेन से सभी छात्रों को सुरक्षित वापस लाने के सभी प्रयास कर रही है। मैं उनसे यूक्रेन में अपने मित्रों से यह कहने की अपील करता हूं कि वे हिम्मत और संयम बनाए रखें। इससे पहले बुखारेस्ट से एक अन्य विमान 182 भारतीयों को लेकर मुंबई पहुंचा। मंत्री ने कहा कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रेल सुविधा काउंटर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि विमान से उतरने के बाद आपकी घर वापसी के लिए रेलवे सुविधा काउंटर बनाए गए हैं। अधिकारी का अनुमान है कि यूक्रेन के विश्वविद्यालयों में करीब 18,000 भारतीय छात्र पढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन में 1377 भारतीय नागरिकों की वापसी ऑपरेशन गंगा के तहत पिछले 24 घंटे में हुई है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं अब तक की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। बाइडेन की रूस को चेतावनी, कहा तानाशाह को कीमत चुकानी पड़ेगी, उन्होंने बड़ी गलती कर दी है। रूस की अब तक की सबसे खतरनाक चाल, लैंडलॉक कंट्री में तब्दील कर देगा यूक्रेन को। यूक्रेन के कई शहरों पर जारी है रूस के हमले। भारतीय दूतावास के नजदीकी टीवी टावर को बनाया निशाना, खार्किव के सिटी स्क्वायर को किया तबाह। यूक्रेन की ईयू में एंट्री पर लगी मोहर, भावुक होकर बोले जेलेंस्की, हम टूटेंगे नहीं, बातचीत से पहले गोलाबारी रोके रसिया। रूस और यूक्रेन युद्ध के 6ठे दिन भी जारी है। भारत का रेस्क्यू ऑपरेशन, रोमानिया से 218 भारतीयों को लेकर स्वदेश लौट रहे हैं विमान। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का।
ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 1 लाख के वांटेड गैंगस्टर वीरेंद्र प्रताप उर्फ काला राणा उर्फ टाइगर को थाईलैंड में धर दबोचा है। काला राणा थाईलैंड में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी गैंग की कमान संभाल रहा था। सेल की टीम ने गैंगस्टर काला राणा को अदालत में पेश किया है और अब काला राणा 10 दिन की पुलिस रिमांड पर है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक काला राणा के खिलाफ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और चंडीगढ़ में 48 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 1 लाख के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर वीरेंद्र प्रताप उर्फ काला राणा टाइगर को जो है थाईलैंड में गिरफ्तार किया है। काला राणा थाईलैंड में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी गैंग की कमान संभाल रहा था। सेल की टीम ने गैंगस्टर काला राणा को अदालत में पेश किया है और अब काला राणा जो है वो 10 दिन की पुलिस रिमांड पर रहेगा। दिल्ली पुलिस के मुताबिक काला राणा के खिलाफ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और चंडीगढ़ में कई मामले दर्ज हैं। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामलों में आज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 7,554 नए मामले सामने आए हैं और 223 लोगों की इस दौरान मौत हो गई है। कल 6,915 मामले आए थे और इस दौरान 180 मौतें दर्ज की गई थी, यानी कि कल की तुलना में आज मामले बढ़ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 85,680 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,14,246 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 4,23,38,673 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। दिल्ली में मंगलवार को कोरोना वायरस से 344 और संक्रमित मिले हैं और इस दौरान 4 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं संक्रमण दर 0.80% रही। स्वास्थ्य बुलेटिन में बताया गया है कि राजधानी में कुल मामले जो हैं बढ़कर 18,60,236 हो गए हैं और मरने वालों की संख्या भी अब 26,126 पर पहुंच गई है। बताया जाता है कि शहर में एक दिन पहले 42,947 नमूनों का परीक्षण किया गया है। सोमवार को दिल्ली में कोविड के 258 मामले सामने आए थे और किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई थी, जबकि संक्रमण दर 0.71% पर थी। घर में पृथक प्रवास में रह रहे लोगों की संख्या घटकर 1,769 रह गई है। इसी के साथ निरुद्ध क्षेत्रों की संख्या में भी कमी आई है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग का 7वां दिन है। युद्ध में हो रही तबाही की तस्वीरें देख पूरी दुनिया के लोग डरे हुए हैं। इस बीच यूक्रेन में भारत के लगभग हर राज्य के छात्र अब भी फंसे हुए हैं। इन छात्रों के परिजन भी भारत में जो है परेशान है। परिजन अपने क्षेत्र के सांसद को फोन कर उनके बच्चों को वापस लाने की गुहार कर रहे हैं। कई परिवार वाले तो सोशल मीडिया पर भी पीएम मोदी से अपने बच्चों के लिए मदद की गुहार लगा रहे हैं। वहीं यूक्रेन से भारतीय को रेस्क्यू करके विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि पिछले 24 घंटे में अब 6 उड़ानें भारत के लिए रवाना हुई हैं, जिसमें पोलैंड से पहली उड़ान भी शामिल है। यूक्रेन से 1,377 और भारतीय नागरिकों को वापस लाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट चार्ल्स मिशेल से फोन पर बात की है। तीनों नेताओं की पीएम मोदी से ऐसे समय पर बातचीत हुई है जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और इस दौरान एक भारतीय की भी जान चली गई है। चार्ल्स मिशेल ने ट्वीट कर बताया है और उन्होंने पीएम मोदी के साथ बातचीत में खार्किव में भारतीय छात्र की रूसी हमलों में मौत का दुख भी जताया है। उन्होंने कहा है कि यूरोपीय देश भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से निकालने में तहे दिल से मदद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने यूक्रेन में स्थिति पर चर्चा की है और बिगड़ती मानवीय स्थिति पर जो है वो चिंता जताई है। पीएमओ ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पोलैंड के राष्ट्रपति जो है आंद्रेज डूडा से भी बात की और इस दौरान उन्होंने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने में मदद देने के लिए उनका आभार भी जताया है। रूस ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में मंगलवार को बड़ा हमला किया और रूसी सेना की मिसाइल भी उन्होंने दागी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने खार्किव के मुख्य चौराहे पर हुए हमले की निंदा की है।
यूक्रेन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार शाम को एक हाई लेवल मीटिंग की अध्यक्षता की। यूक्रेन और रूस के बीच जंग का आज 7वां दिन है। यूक्रेन में हजारों भारतीय जो है वो फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की लगातार कोशिशें जारी हैं। पीएम मोदी इससे पहले भी यूक्रेन को लेकर 4 बैठकें कर चुके हैं। बैठक में नागरिकों की वापसी पर चर्चा हुई है। यूक्रेन के खिलाफ रूस द्वारा की जा रही सैन्य कार्रवाई के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी की यह 5वीं बैठक है और इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसएस अजीत डोभाल और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला भी मौजूद रहे। इनके अलावा भी कई अन्य अधिकारी ने बैठक में शिरकत की है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। इस हमले में मंगलवार को एक भारतीय छात्र की मौत भी हो गई है। रूस द्वारा खार्किव में की गई गोलाबारी में भारतीय छात्र नवीन शेखरप्पा की मौत हो गई थी। नवीन कर्नाटक के हावेरी जिले में चलगेरी के निवासी थे। 21 साल के नवीन खार्किव में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। बाइडेन की रूस को चेतावनी, कहा तानाशाह को कीमत चुकानी पड़ेगी, उन्होंने बड़ी गलती कर दी है। रूस की अब तक की सबसे खतरनाक चाल, लैंडलॉक कंट्री में तब्दील कर देगा यूक्रेन को। यूक्रेन के कई शहरों पर जारी है रूस के हमले। भारतीय दूतावास के नजदीकी टीवी टावर को बनाया निशाना, खार्किव के सिटी स्क्वायर को किया तबाह। यूक्रेन की ईयू में एंट्री पर लगी मोहर, भावुक होकर बोले जेलेंस्की, हम टूटेंगे नहीं, बातचीत से पहले गोलाबारी रोके रसिया। रूस और यूक्रेन युद्ध के 6ठे दिन भी जारी है। भारत का रेस्क्यू ऑपरेशन, रोमानिया से 218 भारतीयों को लेकर स्वदेश लौट रहे हैं विमान। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने मंगलवार को ट्वीट कर दावा किया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन पर उनके काफिले में चल रही गाड़ियों पर हमला किया है और तोड़फोड़ भी की है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि उनके रोड शो के दौरान बीजेपी के लोगों ने उनके कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला किया है। उन्होंने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि लोकतंत्र को लाठी, डंडे, कट्टे और हिंसा से कमजोर नहीं किया जा सकता। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया कि निर्धारित रूट पर रोड शो करते वक्त भाजपा के गिरोहबंद लोगों द्वारा मेरे ऊपर व काफिले पर चल रही गाड़ियों को बुरी तरह से तोड़फोड़ व कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला करना भाजपा की हताशा का प्रतीक है। मैं घोर निंदा करता हूं। लोकतंत्र को लाठी, डंडे, कट्टे व हिंसा से कमजोर नहीं किया जा सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमले को लेकर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला हारते हुए लोगों की अति निंदनीय हरकत है और यह हमला सपा गठबंधन के हर दल के कार्यकर्ता व उनके नेताओं के ऊपर किए गए हमले के समान है। सब मिलकर इसका जवाब जो है बाकी 2 चरणों में भाजपा को 0 करके देंगे। इस सरकार से किसी कार्रवाई की अपेक्षा ही बेमानी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया कि सुरक्षा कांडों के चलते कुशीनगर में कैंपेन के दौरान मैं दूसरी कार में बैठा था। बीजेपी के कार्यकर्ता डंडे और पत्थर हथियार के साथ वहां बैठे थे। उन्होंने मेरी कार पर हमला किया है। इस तरह की घटना बीजेपी के संरक्षण में होती है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अपने आखिरी पड़ाव पर है। राज्य में 5 दौर की वोटिंग हो चुकी है और 6ठे और 7वें चरण का मतदान बाकी है। 3 और 7 मार्च को प्रदेश की जनता वोट भी डालेगी। 6ठे चरण के चुनाव के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिद्धार्थनगर में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 5 चरणों के चुनाव के बाद रुझान को देखते हुए देश और दुनिया का हर राजनीतिक विश्लेषक जो है वो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ
सरकार बना रही है। छठे चरण में ऐसा छक्का लगाना चाहिए कि बुलडोजर चलाने के लिए फिर से एक दमदार सरकार बन सके। सीएम योगी ने कहा कि सपा और बसपा की सरकार होती तो कोरोना का टीका बिक जाता। ये बीजेपी की सरकार थी जिसने फ्री में टीकाकरण करवाया। सपा बसपा के नेताओं ने रुझान देकर विदेश का टिकट बुक करा लिया है। कुछ नेता नेपाल जाना चाहते थे, अब नेपाल सीमा पर भी सख्ती हो गई है। सीएम योगी ने कहा कि माफिया के पैसे गरीबों को देने का काम होता है। सीएम ने कहा कि 2017 के पहले बिजली आती थी तो जो कुछ चुनिंदा इलाकों में, लेकिन आज बीजेपी की सरकार में सभी को एक समान सुविधाएं मिल रही हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वाराणसी दौरे पर है। गुरुवार को ममता बनर्जी सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ रैली को संबोधित करेंगी। रैली के चलते वह बुधवार दोपहर बाद काशी पहुंचकर सबसे पहले मां गंगा काशी पाने के लिए गंगा आरती में शामिल होंगी। कल ऐसे में सुबह 11 बजे से संयुक्त रैली को संबोधित करेंगी। साथ ही विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो में भी शामिल होंगी। वाराणसी में 7वें चरण का मतदान 7 मार्च को होगा। जैसे जैसे मतदान की तिथि नजदीक आ रही है, सभी राजनीतिक दल अपनी ताकत को झोंकने में लग गए हैं और इसी क्रम में सपा और उसके गठबंधन से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की संयुक्त रैली 3 मार्च को एड़े में होगी। बुधवार शाम 4:30 बजे जो है ममता बाबतपुर एयरपोर्ट पर जो है आएंगी और वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं से रैली को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पूर्वांचल में जमीन मजबूत करने के लिए 3 मार्च को सपा मुखिया अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की संयुक्त रैली वाराणसी में रिंग रोड किनारे होगी। जिले में 5वें चरण का मतदान जो है समाप्त होने के बाद भी कुंडा को लेकर प्रदेश में सियासत गर्म है। ट्विटर पर समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव और कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के बीच जो है वो जुबानी जंग तेज हो गई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ट्विटर कर एक वीडियो डालते हुए कुंडा का चुनाव जो है रद्द करने की भी मांग की और इसके जवाब में राजा भैया ने ट्वीट कर पलटवार किया है। उन्होंने लिखा कि राजनीति में इतनी घृणा जो है वो अच्छी नहीं होती है। कुंडा विधानसभा में रविवार को मतदान को लेकर जो है वो कार्यकर्ताओं के क्षेत्र में रार छिड़ी हुई है। वहीं प्रदेश की सियासत के कद्दावर नेताओं के बीच भी सोशल मीडिया पर जंग छिड़ी हुई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोमवार को शाम ट्विटर पर एक वीडियो डालते हुए लिखा कि कुंडा में बूथ पर उपस्थिति किसी दल के अवांछित व्यक्ति द्वारा सरेआम वोटों का बटन दबाया जा रहा है। इसे संज्ञान में लेते हुए चुनाव पर्यवेक्षक निर्वाचन आयोग से कुंडा का चुनाव रद्द करने की भी अपील करें। साथ ही दोषी व्यक्ति को चिन्हित कर तत्काल गिरफ्तार करवाएं। पटियाला की सेंट्रल जेल में बंद पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया से मिलने मंगलवार को शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल व उनकी पत्नी सांसद हरसिमरत कौर बादल पहुंची। करीब 1.5 घंटे जेल में मुलाकात चली। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बदले की राजनीति से प्रेरित होकर मजीठिया के खिलाफ झूठा केस किया है, लेकिन अकाली दल को इसका कोई भी डर नहीं है। देश के न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है कि मजीठिया को जल्द इंसाफ मिलेगा। आगे कहा कि ऐसा केस कभी देश में नहीं हुआ जहां डीजीपी ने खुद धाराएं लगवाकर दबाव के साथ मुकदमा दर्ज कराया है। सुखबीर बादल ने कहा कि उनकी पार्टी मजीठिया के साथ खड़ी है और 10 मार्च के बाद पंजाब में एक बार फिर से पंजाबियों की सरकार आएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। बाइडेन की रूस को चेतावनी, कहा तानाशाह को कीमत चुकानी पड़ेगी, उन्होंने बड़ी गलती कर दी है। रूस की अब तक की सबसे खतरनाक चाल, लैंडलॉक कंट्री में तब्दील कर देगा यूक्रेन को। यूक्रेन के कई शहरों पर जारी है रूस के हमले, भारतीय दूतावास के नजदीकी टीवी टावर को बनाया निशाना, खार्किव के सिटी स्क्वायर को किया तबाह। यूक्रेन की ईयू में एंट्री पर लगी मोहर, भावुक होकर बोले जेलेंस्की, हम टूटेंगे नहीं, बातचीत से पहले गोलाबारी रोके रसिया। रूस और यूक्रेन युद्ध के 6ठे दिन भी जारी है। भारत का रेस्क्यू ऑपरेशन, रोमानिया से 218 भारतीयों को लेकर स्वदेश लौट रहे हैं विमान।